जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी से जल्दी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ KVS PGT हिंदी MCQs। ये वो प्रैक्टिस सेट है प्यारे साथियों, जो आपका KVS TGT PGT हिंदी TGT PGT और सभी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो आप अब से लेकर वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहें और आपकी जो भी राय हो वो अपनी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है कन्यादान, जो है मोहन राकेश की नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2, कविता क्या है। निबंध के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे है प्रश्न संख्या 3, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2 खंडों में। आगे प्रश्न संख्या 5 है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है। यह है नासिरा शर्मा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विद्या है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेखा चित्र विधा है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेखाएं बोल उठी। आगे है प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बसेरे से दूर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। ये आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10, उपेंद्र नाथ अश्क रचित जो किस प्रकार की एकांकी है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है सामाजिक व्यंग, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1826 ईस्वी में कलकत्ता से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, दांडी के काव्य शास्त्र ग्रंथ का नाम क्या है। यह काव्य दर्श, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं 13, प्रश्न संख्या 13 है, दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। यह असंगति अलंकार। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य काली शब्द है, ये क्या है, विशेषण है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15, शब्दार्थो साहित्य काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है। ये दी गई है आचार्य भामा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16, दृश्य काव्य की विधा है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है नाटक। प्यारे साथियों, आप देख सकते हो ये जितने भी प्रश्न हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इनका रिवीजन ज़रूर करें। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17, द्विगु समास का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है त्रिभुवन, ऑप्शन नंबर सी। आगे है प्रश्न संख्या 18, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दु प्लस प्रकृति। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती हो वहाँ कौन सा अलंकार है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विभावना अलंकार। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20, तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी के है उर्वशी सुजान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब देख लेते हैं, यह है यमक अलंकार। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21, पृथ्वी प्लस आरोपण बराबर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रत्यारोपण, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं 22, दैत्य प्लस अरिय क्या हो जाएगा, इक्वल टू दैत्यारी। एक उदाहरण है, यह स्वर संधि का उदाहरण है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23, का प्लस अपी की संधि होगी को अपी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं 24,
देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? ये माना जाता है गुजरात में। आगे प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है का और ता, ऑप्शन नंबर डी। आगे है 26, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ये थे सुनीति कुमार चटर्जी। आगे 27 है कि किस भाषा का शब्द है? यह तुर्की। आगे देख लेते हैं 28, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भाषा पैतृक संपत्ति है। ये जो है असत्य कथन है। आगे है 29, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। आगे देख लेते हैं 30, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, ये माना जाता है ब्राह्मी लिपि से। आगे 31 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 इधर है और सूची 2 सामने है। अब हमें देखना है प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब। तो प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है भोजपुरी नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33, किशोरी हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है किशोरी दास वाजपेयी। आगे प्रश्न संख्या 34 है, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, यह वागार्थ, ऑप्शन नंबर डी। आगे है प्रश्न संख्या 35, अजायब घर है, ये क्या हो जाएगा? विदेशी शब्द। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में कंठीय ध्वनियाँ कौन सी हैं? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है क और ख। आगे है क्वेश्चन संख्या 37, ये है हमारे पास, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है योग ऋण शब्द, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं 38, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343। आगे है 39, यदि ए औ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ए आय व औ आव हो जाता है, यह संधि कौन सी है? यह अयादी संधि, ऑप्शन नंबर डी। आगे है 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है अंधकार। आगे 41 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ये पानी नहीं है। आगे देख लेते हैं 42, प्रश्न संख्या 42 है, सही युग पहचानिए का। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दुबला पतला लड़का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 43, निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है मजा। आगे है प्रश्न संख्या 44, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विश्लेषण युक्त वाक्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 45, भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द है। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है भला है हमारा अव्यय। आगे देख लेते हैं 46, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है गोधूम क्या है? तत्सम शब्द है। आगे देख लेते हैं 47, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है मुंह। आगे है 48, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है, यह योजक चिन्ह, ये क्या है? योजक चिन्ह। आगे देख लेते हैं 49, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ये मिलान में नहीं है। आगे देख लेते हैं 50, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मनोज। आगे देख लेते हैं 51, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए, यह है परोपकार, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं 52, निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। कच्चे तेल की कीमत घट गया है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है अशुद्ध वाक्य है। आगे है प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमीय। आगे है 54, आंसू शब्द है। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ये तद्भव है।
आगे देख लेते हैं 55। प्रश्न संख्या 55 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुमुदिनी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 56। गंगा का एक नाम है, यह विष्णुपदी। आगे देख लेते हैं 57। निशीथ का उपयुक्त अर्थ है अर्धरात्रि का समय, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं 58। जिसमें जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासु। आगे देख लेते हैं 59। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है फूर्ति। आगे देख लेते हैं 60। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पराजय। आगे 61 है आचार का विलोम शब्द है। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है आचार का क्या हो जाएगा, अनाचार। क्या हो जाएगा, नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 62। भई गई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है दुविधा में पड़ जाना। आगे देख लेते हैं 63। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। आगे देख लेते हैं 64। शैतान की आंत का अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 है उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। आगे 66 है भवभूति का मूल नाम क्या था, ये था श्रीकंठ। आगे देख लेते हैं 67। निष्फल न होने वाला कहलाता है अमोघ, ऑप्शन नंबर डी। आगे है 68। भवभूति की रचना का क्या नाम है, यह उत्तर रामचरितम। आगे देख लेते हैं 69। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा वयम महते राष्ट्रस्य नागरिका स्म, ऑप्शन नंबर डी। आगे है 70। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है, यह हस्तक्षेप। आगे है प्रश्न संख्या 71। रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है, यह शंकुक। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 72। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्रश्न मिलान देख लेते हैं। ए का हो जाएगा ऋतु संहारम, भवभूति का हो जाएगा उत्तर रामचरितम, दांडी का हो जाएगा दश कुमार रचितम और बाण भट्ट का देख लेते हैं नीचे हमारा है यह है कादम्बरी और श्रीहर्ष का हो जाएगा नैषधीय चरितम। तो ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 72 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 73। 73 है राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल है राम दशरथस्य पुत्र आसीत, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 74। ज्ञानी भी सार्थम कदापि न दुहाते का अनुवाद है। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। आगे है प्रश्न संख्या 74। 75 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 75 है पेड़ से पत्ते गिरते हैं मैं कारक है। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है अपादान कारक। आगे देख लेते हैं 76। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 77। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गत साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है संवत 1925 से संवत 1950 विक्रमी तक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 78। हिंदी का प्रथम कवि कौन है, ये थे सरहपा। आगे देख लेते हैं 79 है सही आरोही क्रम चुनिए। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है पहले छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं 80। रीतिकाल का समय था, यह था 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। आगे देख लेते हैं 81। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया, ये दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे देख लेते हैं 82। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं, यह चंद्रवरदाई। आगे देख लेते हैं 83। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है 16 ग्रंथों की। आगे देख लेते हैं 84। काव्य या श्रृंगार काव्य है, यह है बीसल देव रासो। प्रश्न संख्या 85 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं।
ये कथन असत्य है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 86। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। आगे देखते हैं, देखें ये है हमारे पास, एक तरफ कवि हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। तो प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 3 4 1 2। आप इसका मिलान कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 87। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 88। नीमा किस कवि की माता का नाम था? ये था कबीरदास की माता का नाम। आगे देख लेते हैं 89। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ये 7 कांड हैं। आगे देख लेते हैं 90। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? ये किया जाता है नंददास जी को। आगे देख लेते हैं 91। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? ये थे विट्ठलनाथ जी के। आगे देख लेते हैं 92। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। आगे देख लेते हैं 93। वैराग्य संदीप ने किस कवि की रचना है? यह है तुलसीदास जी की। आगे है 94। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? देख लेते हैं इसका जवाब। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है भाषा भूषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 95। देव कवि किस जिले के थे? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है देव कवि इटावा जिले के थे। आगे है 96। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? यह है ब्रज भाषा में। आगे 97 है बिहारी सतसई में दोहे हैं। यह 719 दोहे। आगे है 98। सुख सागर की रचना किसने की? ये की थी सदा सुखलाल जी ने। आगे देख लेते हैं 99। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 100। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है बाल मुकुंद गुप्त। तो प्यारे साथियों, इस तरह से ये प्रैक्टिस है यहाँ हमारा पूरा हुआ। तो फिर मिलता हूँ मैं इससे भी एक शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।